Hi guys, so yesterday we have started with fiscal policy. So हम अपन वही कंटिन्यू करते हैं. कल मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया था. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है. अब इसके बारे में करंट अफेयर्स देख लेते हैं अबाउट करंट अकाउंट डेफिसिट. तो अपन ने जैसे कल देखा था, करंट अकाउंट में क्या होता है, आपके गुड्स सर्विसेज और ट्रांसफ़र पेमेंट के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट आते हैं. अब इंडिया का मेनली हर साल करंट अकाउंट डेफिसिट ही होता है, मतलब जहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा होते हैं. ये मैंने पूरा आपको कल टेबल्स एक्सप्लेन करी थी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट. करंट अकाउंट में विजिबल इनविजिबल ट्रेड आता है और कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट, लोन और बैंक अकाउंट आता है. अब इसके कुछ फैक्ट्स. अब हमेशा इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट होता है. ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द विजिबल डेफिसिट जो इंडिया का होता है, ये मर्केंडाइज में होता है. तो इसमें यही बोल रहे हैं कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है मर्केंडाइज में, वो $192 बिलियन का है, जो मेन रीज़न है इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट होने का. और इंडिया को ज़्यादातर सर्विसेज में जो इनविजिबल ट्रेड है उसमें इंडिया को ज़्यादातर सरप्लस ही होता है. इट मीन्स यहाँ पे इंडिया के जो एक्सपोर्ट है वो इम्पोर्ट से ज़्यादा होते हैं और उसका अमाउंट है $105 बिलियन. अब अगला पार्ट होता है करंट अकाउंट का, विच इज़ योर ट्रांसफ़र पेमेंट. तो इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेसिपिएंट है रेमिटेंसेस का, और ये हमेशा ट्रांसफ़र पेमेंट पॉजिटिव होते हैं क्योंकि वन वे होता है. अपन ने कल डिस्कस किया था. एट प्रेजेंट इंडिया ने कितना रेमिटेंस रिसीव किया? $87 बिलियन का. अब इंडिया का हर साल करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन 2021-22 आफ्टर 17 ईयर्स पहली बार इंडिया का करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है. वो भी कोविड के टाइम पे हुआ है. अदरवाइज इंडिया का हर साल करंट अकाउंट डेफिसिट ही होता है. अब हम इसके रीजंस देख लेते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट और इसके लिए क्या एक्शन लेने चाहिए इसको सही टैकल करने के लिए. सबसे पहले इसका थ्रेट क्या है? क्योंकि अगर इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, यानी इंडिया के इंपोर्ट ज़्यादा होंगे एक्सपोर्ट से, तो पहला हो जाएगा पुल आउट ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. अब क्या होगा, जो फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स ने इंडिया में इन्वेस्ट किया वो अपना पैसा इंडिया से बाहर निकाल लेंगे. सेकेंड, फ्लक्चुएशन. और ये जब इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा बाहर निकालेंगे, तो हमने कल ही देखा था कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर होते हैं, इनका जो अमाउंट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे फॉरेक्स के लिए, फॉरेन करेंसी रिजर्व के लिए. तो अगर ये इन्वेस्टर्स अपना अमाउंट हमारी इंडिया से बाहर निकाल लेंगे तो हमारी इंडिया से फॉरेक्स कम हो जाएगा, तो हमारे फॉरेक्स को इम्पैक्ट करता है. दूसरा है फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट डायनामिक्स. अब क्या होगा कि जैसे ही इन्वेस्टर्स डिमांड करेंगे उनके मनी की, उनके डॉलर की, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी. डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो जब भी ये डिमांड सप्लाई की सिचुएशन है, जब भी किसी की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस बढ़ती है. तो डॉलर की डिमांड बढ़ी यानी डॉलर की प्राइस बढ़ी. डॉलर की प्राइस बढ़ी मतलब डॉलर और रुपी को जब आप कंपेयर करोगे तो डॉलर स्ट्रेंथन हो जाएगा, और अगर डॉलर स्ट्रेंथन हुआ तो हमारा जो रुपी है वो डीवैल्यूएट हो जाएगा. तो इसके कारण क्या हो रहा है? फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं एक्सचेंज रेट में. थर्ड इज़ इन्फ्लेशनरी कंडीशंस. फोर्थ इज़ पेमेंट इम्बैलेंसेस लीडिंग टू बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. पेमेंट इम्बैलेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो रहा है. अब ये सारे थ्रेट्स हैं कि ये सब इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन क्या रीज़न है किस वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है? फर्स्ट है इंक्रीज डोमेस्टिक डिमांड और कंज्यूमर स्पेंडिंग. डोमेस्टिक डिमांड बढ़ी है मतलब आप इंडिया में तो आप प्रोड्यूस कर ही रहे हो, लेकिन वो प्रोडक्शन सफिशिएंट नहीं है, तो बाहर से वो सामान खरीद रहे हो और इंडिया में लाके उसको कंज्यूम कर रहे हो. आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर रहे हो, आप उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए यूज़ कर रहे हो. उसको आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए यूज़ करो, इट मीन्स इट इज़ नॉट एडिंग टू द GDP और द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री मच. तो मतलब इससे आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है क्योंकि आपके यहाँ पे इम्पोर्ट्स बढ़ रहे हैं. इंक्रीज एनर्जी इम्पोर्ट्स. अब क्या होता है, अगर इंडिया ज़्यादा एनर्जी इंपोर्ट करी या वर्ल्ड में एनर्जी की डिमांड ज़्यादा है तो उसकी प्राइस बढ़ेगी, तो हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएंगे. इससे हमारा जो एक्सचेकर है, फॉरेन एक्सचेकर, दैट इज़ फॉरेक्स भी इम्पैक्ट होगा और हमारे इंपोर्ट्स तो बढ़ ही रहे हैं तो डेफिसिट होगा. नेक्स्ट पॉइंट है अनकॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट. अनकॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हम सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर हम वर्ल्ड में देखें अगेंस्ट अदर डेवलप्ड कंट्रीज, तो हमारे जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, वो क्वालिटी के टर्म्स में इतने अच्छे नहीं, इतने कंपेटिटिव नहीं है कि वो दूसरे डेवलप कंट्री के प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर कर सके. तो इस वजह से क्या हो रही है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, इंडिया में जो बन रहे हैं, उनकी फ़ॉरेन में इतनी डिमांड नहीं है.
तो इसलिए हमारे अनकम्पिटिटिव एक्सपोर्ट्स। अब फोर्थ पॉइंट है राइज इन ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस। अब क्या हो रहा है, बाहर ग्लोबल मार्केट में जो कमोडिटी है उसकी प्राइस बढ़ रही है, और अगर हम उन कमोडिटी को इंपोर्ट कर रहे हैं इट मीन्स हम महंगा इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आर इम्पोर्ट्स आर कॉस्टलियर देन द वैल्यू विच वी आर एक्सपोर्टिंग, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। अब हमें क्या एक्शन लेने चाहिए, हमने ये तो देख लिया कि करंट अकाउंट डेफिसिट किस वजह से होता है और करंट अकाउंट डेफिसिट होने की वजह से हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सिंस इसकी इतनी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है तो हमें कुछ एक्शंस लेने चाहिए, हम इसको कम करना है हमें अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने चाहिए। तो पहला है इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अगर हम कंट्री में प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेंगे तो कंट्री का कंजम्पशन तो मीट कर लेंगे, अगर कंट्री का हमने कंजम्पशन मीट किया तो हमारे इंपोर्ट ख़त्म हो जाएंगे, और अगर हम प्रोडक्शन इतना बढ़ा रहे हैं कि हम कंजम्पशन भी मीट कर पा रहे हैं और बाहर सामान बेच भी पा रहे हैं तो ये तो बेस्ट हो जाएगा। सेकेंड इज़ कर्बिंग नॉन एसेंशियल इम्पोर्ट, मतलब जो हमें एसेंशियल आइटम्स हैं हमें सिर्फ वही बाहर से ख़रीदना चाहिए। अननेसेसरी जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है ऑन अननेसेसरी आइटम्स हमें वो कम कर देने चाहिए बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव। थर्ड इज़ गेन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। इससे क्या होगा, अगर इन्वेस्टर को हमारी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी पे कॉन्फिडेंस होगा कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एज अ डेवलपिंग कंट्री, तो वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे। अब जितना ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व आएगा। फोर्थ पॉइंट है अडॉप्ट अ फिस्कल कंसोलिडेशन पार्ट। अब ये फिस्कल कंसोलिडेशन अपने में एक बहुत बड़ा टॉपिक है विच विल डिस्कस लेटर, बट इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी इनकम बढ़ाओ एक बैलेंस्ड वे में। ऐसा नहीं है कि आप सरकार के पास टैक्स लगाने की पावर है तो अनगिनत टैक्स लगा रही, एक बैलेंस्ड वे में अपनी इनकम बढ़ा रही है, लेकिन अपने जो एक्सपेंडिचर है वो कम कर रही है, वो भी एक बैलेंस्ड वे में। ऐसा नहीं कि एकदम ही एक्सपेंडिचर कम कर दे, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं करी, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट नहीं करी है। आप इनकम भी बढ़ाओ, एक्सपेंडिचर भी कम करो, बट एक बैलेंस्ड वे में करो। ये आपका पूरा पॉइंट है अबाउट करंट अकाउंट डेफिसिट। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं विच इज़ स्ट्रेंथनिंग स्टेट फाइनेंस। अब इसमें क्या बोलते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ये अलार्म रेज करा है कि जो हमारे स्टेट का जो डेट है, जो डेट बर्डन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। स्टेट की जो फिस्कल सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब हो रही। क्यों ख़राब हो रही? क्योंकि स्टेट अननेसेसरी फ्री भी और फ्री में बेनिफिट्स लुटा रही है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्टेट की इनकम के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। 3 सोर्स होते हैं, एक टैक्स से जो रेवेन्यू मिल रहा है, एक नॉन टैक्स से जो रेवेन्यू मिल रहा है, और एक यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो उसको ग्रांट दे रही है। टैक्स से रेवेन्यू कैसे मिल रहा है, एक तो स्टेट खुद से रेवेन्यू कमा रही है टैक्स का, और एक सेंटर से उसका शेयर आ रहा है। स्टेट का खुद का रेवेन्यू क्या क्या होगा कि उस स्टेट में जो लोग रह रहे हैं उनकी इनकम पे टैक्स लग रहा है, उनकी प्रॉपर्टी पे टैक्स लग रहा है, उनके कुछ कैपिटल ट्रांजैक्शन किया बाई सेल, उनने कुछ कमोडिटी खरीदी या कोई सर्विस प्रोवाइड करी तो उस पर टैक्स लगा। अब टैक्स डिवोल्यूशन फ्रॉम सेंटर क्या होता है, ये फाइनेंस कमीशन देखता है। इसमें क्या होता है, जो भी टैक्स सेंटर कलेक्ट कर रही है उसका सर्टेन परसेंटेज स्टेट के साथ वो शेयर करती है स्पेसिफिक कमोडिटीज़ का। नेक्स्ट सोर्स है स्टेट का नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसमें क्या हो रहा है, स्टेट को टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहा है बट स्टेट को रेवेन्यू मिल रहा है, दैट इज़ डिविडेंड से मिल रहा है, प्रॉफिट से मिल रहा है। मतलब कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में उनने जो इन्वेस्टमेंट किया उन शेयर्स पे उसको डिविडेंड मिल रहा है, या फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज प्रॉफिटेबली रन हो रही है तो उसको प्रॉफिट मिल रहा है, फ़ी मिल रही है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए। थर्ड सोर्स क्या रेवेन्यू का, ग्रांट फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट से ग्रांट मिल रहा है, लाइक कभी डिज़ास्टर हुआ तो डिज़ास्टर रिलीफ फंड, लोकल बॉडीज़ के लिए ग्रांट मिल गया, अर्बन लोकल बॉडीज़, म्यूनिसिपल, या फिर रूरल लोकल बॉडी दैट इज़ योर पंचायत, उसके लिए ग्रांट मिल गया, या रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट का सीधा ये मतलब होता है जब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके रेवेन्यू इनकम से ज़्यादा होता है, उसको अपन बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। तो जब भी रेवेन्यू डेफिसिट होता है तो अंडर आर्टिकल 275 स्टेट को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलता है सेंटर से। तो ये स्टेट के 3 सोर्स हुए रेवेन्यू के, विच इज़ टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, और ग्रांट मिलता है यूनियन गवर्नमेंट से इन स्पेसिफिक सिचुएशंस में। ठीक है, तो हमने अभी वही देखा जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो पहले बस हम ये देख लेते हैं पॉइंट, पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट। अभी हमने देखा था टैक्स रेवेन्यू में क्या होता है, सेंटर के करता है टैक्स का कुछ पोर्शन स्टेट को
स्टेट के साथ शेयर करता है। तो लेकिन अगर ये स्टेट के साथ शेयर करने के बाद भी अगर स्टेट को कोई रेवेन्यू डेफिसिट होता है तो उस केस में अंडर आर्टिकल 275 उन रेवेन्यू गैप्स को मीट करने के लिए स्टेट को मनी प्रोवाइड करता है सेंटर, और ये आर्टिकल 275 के अंदर आता है। ऐसी स्टेट को डिस्क्रिशनरी ग्रांट मिलता है अंडर आर्टिकल 282। नेट डिविजिबल पूल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एज पर फाइनेंस कमीशन, ये आर्टिकल 280 में आता है। ये वही हो गया जो भी हमने डिस्कस किया। एंड टैक्स डिवोल्यूशन फ्रॉम सेंटर, ये आता है आर्टिकल आपका 280 में। अब कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं कि ताकि स्टेट के जो फाइनेंसेस हैं उसको हम और स्ट्रेंथन कर सके, उसको और सपोर्ट कर सके। तो इसके अंतर्गत ये बोला है कि स्टेट जो बोरोइंग करती है, पहले ये फिक्स कितना था, ये पहले था कि आप जीडीपी का 5% बोरो कर सकते हो। अब इसको कर दिया कि स्टेट की जो बोरोइंग लिमिट है वो उसकी जीडीपी का 3.5% हो जाएगा, ताकि वो कम बोरोइंग करेगा तो कम उसका स्टेट के फाइनेंस को इम्पैक्ट पड़ेगा और वो अच्छे से जुडिशियसली उतना अवेलेबल फंड को यूज़ करेंगे प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए, लाइक इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सेकेंड पॉइंट है इंक्लूजन ऑफ बजट बोरोइंग एज बोरोइंग मेड बाय स्टेट इटसेल्फ। अब ये तो बजटेड बोरोइंग है तो आप 3.5% यूज़ करोगे एज अ पार्ट ऑफ जीडीपी, लेकिन इस बजट के बाहर जो बोरोइंग स्टेट कर रही है उसको भी हम मानेंगे कि स्टेट की बोरोइंग का पार्ट है, उसको हम अलग से ट्रीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है लोअरिंग ऑफ वेज एंड मीन्स एडवांसेस। तो पहले हम ये समझ लेते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या होता है। ये 1997 में इंट्रोड्यूस किया था। ये शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म जब भी स्टेट में कोई रेवेन्यू इम्बैलेंस होता है तब इम्पॉर्टेंट होता है, और इसमें जो लोन है वो आरबीआई देती है अंदर आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। और ये आरबीआई किसको लोन देती है, सेंटर और स्टेट को देती है जब भी कुछ मिसमैच होता है उसके रेवेन्यू रिसीट और पेमेंट में। मतलब ये रेवेन्यू डेफिसिट में अगर कुछ भी इम्बैलेंस होता है शॉर्ट टर्म, उसके लिए आरबीआई सेंटर और स्टेट को लोन देती है। ऐसा लोन आपको 90 डेज़ के अंदर पे करना पड़ता है, और लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो रेपो रेट पे होता है। रेपो रेट वो रेट होती है जिस पे आरबीआई शॉर्ट टर्म मनी लोन पे देता है बैंक को। ऐसी रिवर्स रेपो रेट होती है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, जब कमर्शियल बैंक्स खुद मनी लेंड करते हैं आरबीआई को, तो जनरली क्या होता है जो रेपो रेट होती है बैंक की वो रिवर्स रेपो रेट से थोड़ी ज़्यादा होती है। तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस एफआरबीएम एक्ट का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वेज एंड मीन्स एडवांसेस 1 साल के अंदर ही पे कर देते हैं आप, दैट इज 90 डेज़ के अंदर ही पे कर देते हैं। अब वेज एंड मीन्स एडवांसेस के 2 टाइप, एक स्पेशल होता है, एक नॉर्मल होता है। स्पेशल ये बोलता है, इसका फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी। ये आपको गवर्नमेंट जब भी अपने सिक्योरिटीज़ को एज अ कोलेटरल देती है, कोलेटरल मतलब देती है गिरवी रखना, तो जब भी गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज़ को गिरवी रखती है तब उसको उसके अगेंस्ट जब लोन मिलता है उसको अपन बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स। जब इसकी एक लिमिट होती है, जब ये लिमिट एग्जॉस्ट कर लेती है, मतलब जब ये लिमिट यूटिलाइज कर लेती है, तब नॉर्मल WMA लगता है, दैट इज़ नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांसेस लगता है। इसका जो सिंस ये स्पेशल है तो इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है ना वो रेपो रेट से 1 परसेंटेज पॉइंट कम होते हैं। नहीं, अगर रेपो रेट 4% है तो इस पर 3% का रेट लगेगा। और इसमें ऐसा नहीं कि हर स्टेट को इतना एक्स अमाउंट मिलेगा, हर स्टेट की लिमिट अलग होती है। यानी यूपी को अलग अमाउंट मिलेगा, MP को अलग अमाउंट मिलेगा, महाराष्ट्र को अलग अमाउंट मिलेगा। वो डिपेंड करेगा कि उस स्टेट का फिस्कल डेफिसिट कैसा है, रेवेन्यू डेफिसिट कैसा है, उसकी एक्सपेंडिचर पोजीशन कैसी है, वो कितनी जल्दी पे कर सकती है। तो हर स्टेट की मतलब उसकी जैसे आप जैसे हर एक इंडिविजुअल की अपनी अलग ही क्रेडिट स्कोर होता है, उनके क्रेडिट स्कोर पे उनके क्रेडिट कार्ड में उतना उनका अमाउंट सैंक्शन होता है। ऐसे ही हर स्टेट को उसके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से, उसके एक्सपेंडिचर के हिसाब से, पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से, उसके रेवेन्यू डेफिसिट के हिसाब से उसको एक लिमिट दी जाती है अंडर वेज एंड मीन्स एडवांसेस। तो ये आपका WMA हुआ। अब नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ डेज फॉर स्टेट गवर्नमेंट। पहले क्या हुआ था, पहले ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी स्टेट को 50 डेज़ की दी थी आरबीआई ने, अब उसको 36 डेज़ कर दी इन अ क्वार्टर में। अब एक स्कीम निकाली गई है स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जिसमें 1 लाख करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा स्टेट को 50 साल के लिए। नेक्स्ट है रिफॉर्म लिंक्ड एडिशनल बोरोइंग स्पेस दी जाएगी स्टेट गवर्नमेंट को। इसमें क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट एडिशनली, पहले स्टेट गवर्नमेंट को आपको बोला गया है कि वो सिर्फ 3.5% बोरो कर सकती है जीडीपी का, लेकिन अगर स्टेट की और ज़्यादा बोरोइंग रिक्वायरमेंट है कि उसको और पैसा चाहिए तो ओवर 3.5% स्टेट 1% एक्स्ट्रा बोरो कर सकती है जीडीपी का, लेकिन हर टाइम नहीं कर सकती। ये कुछ स्पेशल
वो होंगी सिचुएशन होंगी जब वो बोरो कर सकती है। ऐसी 4 स्पेशल सिचुएशन कब होगी, जब उसको इम्प्लीमेंट करना होगा 1 नेशन 1 राशन कार्ड सिस्टम, या उसको अपना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करना है, या अर्बन लोकल बॉडी दैट इज़ आपकी म्यूनिसिपैलिटी के लिए यूज़ करना है, या पावर सेक्टर के रिफॉर्म के लिए यूज़ करना है। अगर इन 4 थीम्स या 4 सेक्टर की बात करेंगे तभी जो आपका 3.5% की जो लिमिट है उसके ऊपर आपको 1% एक्स्ट्रा और लोन मिल जाएगा जीडीपी का। ठीक है, अब इसमें कुछ एक टर्म है कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी हम ऐसे समझते हैं कि सपोज़ ए ने बी बैंक से लोन लिया, ए है और उसने बी बैंक से लोन लिया और सी को अपना गारंटर बना दिया। गारंटर ऐसे बना कि अगर ए पे नहीं करेगा तो उसकी पे करने की लाइबिलिटी सी पे आ जाएगी, लेकिन अगर ए ने पे कर दिया, वो इवेंट हुआ ही नहीं, तो सी पे कभी लाइबिलिटी नहीं आएगी। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है कि जब कोई इवेंट होता है, मतलब जब ए पे नहीं करेगा, जब वो इवेंट टेक प्लेस होता है तो सी पे वो लाइबिलिटी आ जाती है, उसको अपन कंटिंजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं, विच हैपन्स व्हेन अ सर्टेन इवेंट और सिचुएशन टेक्स प्लेस। अब क्या होता है, स्टेट फाइनेंसेस अगर ख़राब होते हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे? हमारे रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ जाते हैं, फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाते हैं, प्राइमरी डेफिसिट बढ़ जाती है, मतलब ओवरऑल स्टेट की बोरोइंग्स बढ़ रही है। अगला मतलब स्टेट की इंडेप्टनेस बढ़ रही है, मतलब स्टेट के डेट बढ़ रहे हैं, यानी स्टेट के लोन बढ़ रही है, स्टेट जो उधार ले रही है वो बढ़ रही है। अब स्टेट उधार ले रही है तो स्टेट उधार लेती है पुराने उधार चुकाने के लिए। इसी कारण क्या होता है, स्टेट जो प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे वो नहीं कर पाती है, तो उसकी स्टेट का डेवलपमेंट नहीं होता है। और स्टेट का डेवलपमेंट नहीं होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी, जॉब क्रिएशन नहीं हो पाएगी। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस क्यों होंगे? क्योंकि जो उसने प्लान करे थे, बजटेड एक्सपेंडिचर प्लान करे थे डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, वो नहीं हो पाएंगे। डिस्पैरिटी बढ़ जाएगी स्टेट में और सेंटर के बीच में, क्योंकि स्टेट के बैलेंसेस ख़राब हो गए इस टाइम पे। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया? स्ट्रेंथनिंग स्टेट फाइनेंसेस। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद, ये हम फिस्कल कंसोलिडेशन है, ये आई विल एक्सप्लेन यू जब हम फिस्कल कंसोलिडेशन के पॉइंट पाएंगे। अब है स्टेट फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इन्फॉर्म किया कि जो स्टेट है, जो भी स्टेट बोरोइंग करेगी, स्टेट ओन्ड कंपनी या स्पेशल पर्पस व्हीकल या एजेंसी जो मार्केट से बोरो करेंगी, उसको भी हम स्टेट FRBM एक्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे। अभी स्टेट FRBM एक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये 2003 में आया था। इस एक्ट के अंदर हम स्टेट के रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट को देखते हैं। लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बोला है कि जो भी स्टेट ओन्ड कंपनीज़ होंगी या स्पेशल पर्पस व्हीकल होगी, जिसको हम SPVV बोलते हैं, या जो एजेंसी मार्केट से बोरो करेंगी, उनको की भी हम स्टेट FRBM लिमिट के अंदर रेगुलेट करेंगे। और ये भी बोला है कि जो भी बोरोइंग करेंगे, ये बोरोइंग बिना यूनियन गवर्नमेंट की, जैसे दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट के बिना नहीं हो पाएगी। और ये किसके अंदर आता है? आर्टिकल 293 क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। रेवेन्यू डेफिसिट कब होता है? जब आपका रेवेन्यू इनकम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कम होती है। आर्टिकल 293 क्लॉज 3 ये भी बोलता है कि जो स्टेट है बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसेंट से अपना लोन का अमाउंट नहीं बढ़ा सकती। कब नहीं बढ़ा सकती? जब उसका पास्ट का लोन अभी भी उधारी में पड़ा हुआ है। जब तक उसने पास्ट का लोन नहीं चुकाएगी तो वो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसेंट से अपने लोन का अमाउंट नहीं बढ़ा सकती है। और जितनी भी स्टेट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर स्टेट ने इनेक्ट कर दिया FRBM एक्ट एज पर 12th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन के हिसाब से। और ये मॉनिटर कौन करता है? हर स्टेट का स्टेट लेजिस्लेटिव मॉनिटर करता है। अब जो नॉर्मल नेट बोरोइंग सीलिंग है हर स्टेट की, वो कौन फिक्स करता है? यूनियन गवर्नमेंट फिक्स करता है हर साल की शुरुआत में। तो जो NBC है, नेट बोरोइंग सीलिंग FY 22-23 की, वो 3.5% है GDP की एज पर 15 फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन। हमने देखा था ये पहले कितनी थी? 5% थी ऑफ GDP। अब 15 फाइनेंस कमीशन ने बोल दिया, इसको रिड्यूस कर दिया कि अब जो नेट बोरोइंग सीलिंग है हर स्टेट की, वो 3.5% हो जाएगी GDP की। लेकिन स्टेट बोरो भी कर सकती है एक्स्ट्रा 1% ओवर एंड अबव दिस, जब वो 4 क्रिटिकल रिफॉर्म करेगी जो हमने अभी डिस्कस करे थे। अब FRBM एक्ट का पर्पस क्या होता है? कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेके आए, कि स्टेट जो एक्सपेंडिचर कर रही है वो बैलेंस्ड वे में करे, जो इनकम अर्न करे वो भी बैलेंस्ड वे में करे।
लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि स्टेट को फिस्कल स्टेबिलिटी मिलेगी और आरबीआई को भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी डील करने की। क्यों? क्योंकि अंडर वेज एंड मीन्स एडवांसेस आरबीआई भी लोन देती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। तो जब आरबीआई लोन नहीं देगी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को, तो आरबीआई के पास इनफ मनी भी होगा, टाइम भी होगा, ताकि वो इंडिया की इन्फ्लेशन के साथ भी डील कर सके। इन्फ्लेशन कब होता है? जब मैं आपको नॉर्मल वे में एक बार समझा देती हूँ, इन्फ्लेशन कब होता है? जब आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ जाती है। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंडेट करे थे एफआरबीएम एक्ट ने: फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क। अब इस एक्ट का टारगेट क्या है? ये सरकार का फिस्कल डेफिसिट कम करे, रेवेन्यू डेफिसिट कम करे, उसका जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो कम करे। और अभी अपन ने पढ़ा था कि सारी स्टेट ने एफआरबीएम एक्ट को इनेक्ट कर दिया है, और वो कब किया था? एज पर 12th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन के हिसाब से। अब जो एफआरबीएम एक्ट है ये टारगेट सेट करता है, और ये कौन सेट करता है? एफआरबीएम रिव्यू कमेटी सेट करती है, और इसके हेड कौन है? एनके सिंह है। तो एनके सिंह ने ये सेट करा है कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो 2.5% होना चाहिए जीडीपी का 23 तक, रेवेन्यू डेफिसिट 0.8% होना चाहिए जीडीपी का, और जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 60% होना चाहिए, जबकि उसमें 40% सेंटर का होगा, 20% स्टेट का होगा। इसमें एक और टारगेट है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये क्या होना चाहिए? ये ज़ीरो होना चाहिए। तो आज हमने काफ़ी सारे टर्म पढ़े, फिस्कल कंसोलिडेशन पढ़ा, फिस्कल डेफिसिट पढ़ा, रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ा। तो गाइज़ एक बार आप इन चीज़ों के बारे में पढ़िए और मुझे बताइए कि इसके बारे में आप क्या समझते, व्हाट इज़ द डेफिनेशन एज पर यू। फिर मैं ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगी, क्योंकि अभी 20 मिनट से ऊपर हो गया। सो विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। बाय।